साइंटिस्ट के नाम क्या क्या थे? तो ठीक है। उसके बाद दो चीजें और थी डार्विनिज्म का, दो की कॉन्सेप्ट था, एक क्या था, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, म्यूटेशन। किसने दिया था? ह्यूगो डिवरिस का था वो। दोनों में डिफरेंस क्या था, डार्विनिज्म और म्यूटेशनल में? एक डायरेक्शनल था और एक डायरेक्शनलेस था। डायरेक्शनलेस कौन सा था? ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? हार्डी-वेनबर्ग, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में एलिल क्या होता है, जीन क्या होता है? पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खा लिए तुम लोग, सब खत्म हो गया। अब उस एलिल और जीन को रिवाइज करना पड़ेगा। जीन सिंगल यूनिट है और एलिल पेयर में प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये देखना कि जैसे एलिल फ्रीक्वेंसीज है एक भी पॉपुलेशन में, वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी और कांस्टेंट रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। अगर मतलब कोई भी मतलब डिस्टर्बिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो फिर क्या रहेगा, जितने भी एलिल की फ्रीक्वेंसीज रहेंगे वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाएगा, वो बता रहा है। तो जीन पूल यहाँ पर क्या होता है वो समझना। जीन पूल मतलब टोटल जीन्स और उनके एलिल्स जो रहेंगे किसमें, पॉपुलेशन में, उनको हम क्या बोलेंगे, जीन पूल। वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, या फिर ये क्या रहेगा, हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम रहेगा। स्टार्टिंग से इसमें समझना, पहले क्या बताया है, जो भी एलिल फ्रीक्वेंसीज रहेंगी वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी और पास होगी जनरेशन से जनरेशन तक का, मतलब कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स अगर नहीं होंगे तो। उसके बाद जीन पूल। जीन पूल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितने भी पॉपुलेशन में जीन्स और एलिल है सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसी को हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं इसका, और वही रहेगा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो सम ऑफ टोटल जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती है वो कितना होता है, 1, किसके अकॉर्डिंग, हाँ, तो एलिल फ्रीक्वेंसी, हाँ एलिल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली जो है कोई भी पर्टिकुलर एलिल जो है वो अपीयर होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एलिल फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, कितने बीटल्स हैं, 20 बीटल्स है। हर एक बीटल मतलब हर एक बीटल क्या है, जीन पूल है। तो इनका जो भी टोटल रहेगा वो जीन पूल रहेगा उसी पॉपुलेशन का, रेड और येलो उस हिसाब से। नेक्स्ट इसमें देखना, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं किसी चीज को डिप्लॉयड में, यानी कि पी और एक क्या ले रहे हैं हम, क्यू ले रहे हैं फ्रीक्वेंसीज, और इसका एलिल जो रहेगा वो ए रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी जब हम ले रहे हैं दो ए का, तो वो कितना है, पी स्क्वायर। दो यहाँ पर पेयर में, इसका क्या रहेगा, क्यू स्क्वायर है। अब फ्रीक्वेंसी ए और ए की कितनी है, 2p और q है इसका। तो इसका पूरा मतलब जो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा ना, वही किसका रहेगा, हार्डी-वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वही रहेगा, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा p प्लस क्यू स्क्वायर का। हाँ, ये जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो 1 थी। ठीक है, तो ये है। लेकिन एक चीज, हाँ, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा कभी भी, और ये मत समझना कि मैथ्स में वो अलग है दोनों, लेकिन ये सिर्फ बता रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका ये है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी इसकी इसकी और इसकी इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो उस ये जो रहेगा वही क्या रहेगा, p प्लस क्यू स्क्वायर का एक्सपेंशन रहेगा, बस ये है। तो इसमें देखना समझ में आएगा कि कितने बीटल्स जितने हैं, इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो p स्क्वायर है। उसके बाद ये वाले a का कितना रहेगा, 2pq है। उसके बाद इसका कितना है, q स्क्वायर रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिल्स हम काउंट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिल्स कितने हैं, कैपिटल ए वाले,
हाँ, अरे ये तो तुम लोग a+b² याद नहीं है तुमको? तो सिम हाँ, तो वही तो करना है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? कुछ ऐसा नहीं है, बस इतना समझना, पहला वाला p² है, दूसरा वाला क्या रहेगा 2pq है, और तीसरा वाला क्या है q² है, इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा ये। तो ये जो है वो किसका एक्सपेंशन है? a+b² का एक्सपेंशन है, बस यही समझना हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल में। तो हाँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिल्स देखेंगे हम लोग ए और ए का, तो टोटल मिला के एलिल्स के पेयर जो बनेंगे, मतलब एक्चुअली इसमें शो नहीं हुआ है बीटल्स के हिसाब से, वो ये निकला कैसे है वो चीज को बता रहा है, मतलब p+q की वैल्यू जो है वो 1 है, वो कैसे आ रहा है वो, जैसे नंबर ऑफ बीटल्स कितने हैं टोटल यहाँ पर 20 है, तो जीनोटाइप्स ए वाले कितने हैं, कैपिटल ए वाले 10 हैं, और इसके कितने हैं 6 है, और इसका कितना है 4। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो तीनों का निकालेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था, उस हिसाब से था वो। ये तो अभी आया है, समझ आया कुछ? क्या समझ आया? क्या समझ आया? इंडस्ट्रियल नहीं था, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें इक्वेशन याद करना है, p+q+q² = 1, यानी कि a+b² का एक्सपेंशन रहेगा वो। नेक्स्ट देख लो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं, पहला कौन सा है इसको याद कर लो, फिर एक एक करके देखेंगे। जीन माइग्रेशन यानी कि जीन फ्लो होगा। सेकंड कौन सा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड म्यूटेशन। फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फिफ्थ क्या है? नेचुरल सेलेक्शन। इसमें से कौन सा पड़ा हुआ है? ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? जीन माइग्रेशन देख रहे हैं, तो वो क्या है? जीन फ्लो हो रहा है फ्रॉम एक पॉपुलेशन से दूसरे में जा रहा है, ठीक है। तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों पॉपुलेशन में क्या होगी? चेंज होगी, ब्लू वाले में भी और रेड वाले में भी जो है वो दोनों में चेंज होगा। और जीन फ्लो तभी होगा जब माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तभी होगा। जैसे कि एक ही बार माइग्रेशन हो रहा है तो वो बाय मिस्टेक, यानी कि हो सकता है कि उसको अच्छा लगा तो वो चला गया, लेकिन सेकेंड टाइम जब हो रहा है, सेकेंड टाइम पे वो क्या कर रहा है? बार बार वही जगह पे माइग्रेट करेगा, तो इससे क्या होते हैं उसके जीन फ्रीक्वेंसीज, मतलब जीन जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, उसी अडेप्टेशन के हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, ब्लू वाले का पॉपुलेशन ई है, पॉपुलेशन ए जो है, और इसका कौन सा रहेगा? पॉपुलेशन बी है। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है इसका क्या बता रहा है? कैपिटल एच, और ये रहेगा स्मॉल एच का। ये भी क्या हो रहा है? इमिग्रेट हो रहा है यहाँ पर, तो इसका अडेप्टेशन आ जाएगा, मतलब इसका पॉपुलेशन के अंदर ये आएगा। जब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? माइग्रेट होके आ रहा है, तो ये इसी के पॉपुलेशन के अंदर आएगा, तो वो क्या रहेगा? जीन माइग्रेशन रहेगा। सेकंड क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जैसे कि जीन फ्लो अगर बाई चांस हो रहा है, तो वो किसकी, मतलब इससे क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रही है, तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा? सैंपल ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कि ओरिजिनल जैसे कि ओरिजिनल ये ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, मतलब इसमें मिक्स है पूरे। ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है ये क्या बन जाएगा? फाउंडर बन जाएगा, और ये क्या करेगा? यहाँ पर आके पूरा एक साथ ग्रो करने लगेगा, ये फाउंडर बनेगा। मतलब जैसे कि कोई एक कैप्टन बन गया और वो चला गया दूसरी जगह, और वो पूरा जगह में वही फैला दिया, तो वो रहेगा क्या यहाँ पे? फाउंडर इफेक्ट, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। मतलब एक ही की कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा ग्रो कर पाए एक जगह पे। उसके बाद थर्ड क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है किसका? नए फिनोटाइप्स का, और फ्यू जनरेशंस में क्या हो रहा है? ये स्पेसिएशन होता जा रहा है, इसमें चेंजेस आते जा रही है। सिंपल म्यूटेशन जो है वो वही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है? शफल होना। जैसे तुम लोग लास्ट ईयर पढ़े होगे मियोसिस में साइकिल वगैरह, जब सेल साइकिल पढ़े, हाँ, तो ये क्या करते हैं? क्रॉस ओवर करते हैं। तो क्रॉस ओवर जो कर रहे हैं वही क्या रहेगा? जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है जब क्रॉस ओवर हो रहा है। तो ये किसका था?
रिकॉम्बिनेशन का। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन देखते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 टाइप के यहाँ पे, कौन सा पहला कौन सा है? डायरेक्शनल और क्या रहेगा? डिसरप्टिव। तीनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस है? एक स्टेबल है डायरेक्ट अपनी जगह पे, ये क्या हो रहा है, एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसमें क्या बन जा रहा है, एक क्लीवेज बीच में बन जा रहा है, ठीक है। तो वो अब इसमें देखो, जैसे स्टेबिलाईजिंग में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारा दियो, ये फिनोटाइप जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर ये फेवर करती है, यानी कि ये स्टेबल रहेगी। तो जितने इंडिविजुअल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, वो मीन कैरेक्टर वैल्यू या फिर वेरिएशन जो है वो इनका यहीं पर क्या रहेगा, रेड्यूस हो जाएगा, और ये पीक जो है वो हाइयर और नैरो होती जाएगी, मतलब स्टेबल होती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्शनल में क्या रहेगा, वो पीक जो है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड चला जा रहा है, मतलब रिसोर्सेज के हिसाब से वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा एक डायरेक्शन पे। मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज कम थी, जैसे कि स्टेबल वाले में क्या था, रिसोर्सेज के हिसाब से वो पीक वैल्यू पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी एक्सट्रीम, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पर मीन वैल्यू का, वो ज्यादा फेवर रहेगा, तो शिफ्ट करेगा उस तरफ। रिसोर्सेज उनका थोड़ा बाद में आ रहा है तो उस हिसाब से रहेगा। तो ये डायरेक्शनल रहेगा उनका, एक ही डायरेक्शन पे। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों एंड्स में रहेगा, यानी कि दो पीक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये ज्यादा फॉरवर्ड रहेगी, ये बता रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या था? डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब टूटना, टूटा हुआ, यानी कि क्लीवेज फॉर्मेशन बीच में दो पीक्स का फॉर्मेशन रहेगा। डायरेक्शनल मतलब एक शिफ्ट, हाँ एक शिफ्ट में। और स्टेबिलाईजिंग मतलब एक ही जगह स्टेबल रहेगा वो। हाँ देखो यहाँ पे जैसे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ पर बता रहा है, ओरिजिनल पॉपुलेशन किसका है, रैट का ओरिजिनल पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसके कलर के हिसाब से, फर कलर के हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है। स्टेबिलाईजिंग में क्या हो रहा है, जो इवॉल्व है और ओरिजिनल पॉपुलेशन ये वाला है, लेकिन इवॉल्व पॉपुलेशन है ये शो कर रहा है, लेकिन इसके फिनोटाइप्स उसमें क्या होते जा रही है, धीरे धीरे चेंज होते जा रही है, मतलब एक तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, इनके कलर की तरफ वो शिफ्ट होना शुरू कर रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये व्हाइट वाला भी है और ये क्या है, ब्लैक वाला भी है, तो ये क्या कर लिया, दोनों तरफ इवोल्यूट कर लिया, मतलब इवोल्यूशन दोनों की तरफ हो गया इसका। अब बताओ क्या क्या पढ़े अभी तक का? हार्डी वेनबर्ग में क्या क्या था? नेचुरल सिलेक्शन में 3 पढ़ते हैं हम लोग इसमें, वो हार्डी वेनबर्ग के अंदर ही आएगा पूरा। तो इसमें अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछेगा तो पूरा बताना है, प्लस सबके डेफिनेशंस लिखने हैं, और प्लस क्या रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ भी बनाना रहेगा, ठीक है। हाँ तीनों का ही, तो वो एक्चुअल में आता है, ग्राफ वाला मेन क्वेश्चन रहेगा वो है। तो एक एक करके क्या क्या था, पहला जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब हाँ, लेकिन वो माइग्रेटरी जो बर्ड्स रहेंगे या जो भी रहेगा, उसको बार बार जाना जरूरी है उसी जगह पे, ताकि वो उस जगह को अडेप्ट कर पाए और उन बर्ड्स के साथ रह पाए जो बर्ड्स वहां पे पहले से हैं, ठीक है। तो उनके साथ वो क्या करती है, इवोल्यूशन करती है उसके बाद। नेक्स्ट क्या था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसमें क्या था, फाउंडर इफेक्ट था। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या क्या चीजें थी, इसमें एक फाउंडर रहेगा जो कि क्या करेगा, पूरा पॉपुलेशन को इवोल्यूट करेगा, ठीक है, तो वो रहेगा इसमें। तो इसमें जीन फ्लो जो है वो बाई चांस होगा, जैसे कि क्या रहेगा, इससे फ्रीक्वेंसी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी इनकी। म्यूटेशन, नॉर्मल जनरेशन से जनरेशन में क्या हो रहा है, स्पेसिएशन हो रहा है। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या था, जैसे कि जीन्स क्या होती है, क्रॉस ओवर होती हैं और ये रिकॉम्बिनेंट बनाती है, ब्लू वाले के साथ रेड मिक्स हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट बनाएगा। रिकॉम्बिनेंट पढ़े थे ना? फिर इसमें 3 टाइप का क्या क्या था, स्टेबिलाईजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। इसका समझ में आ गया ना? लास्ट का एग्जाम्पल अच्छे से इसका समझना तो समझ आ जाएगा। जैसे फर कलर इसमें क्या था, व्हाइट कलर का फर था, इसका कितना था, ब्लैक कलर का फर है, इसका आगे धीरे धीरे जा रहा है। स्टेबिलाईजिंग मतलब एक ही रहेगा, बीच वाला जो है वो वही है, स्टेबल है, ना ब्लैक है ना ज्यादा, ना व्हाइट है ज्यादा। लेकिन डायरेक्शनल में क्या कर रहा है, वो ब्लैक की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, इवोल्यूशन इस तरफ हो रहा है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, डिसरप्टिव मतलब व्हाइट एक रहेगा, ब्लैक एक रहेगा, तो उसका ये है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख सकते हो तुम लोग, फर कलर ऑफ रैट में। नेक्स्ट देखते हैं किसका, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उस दिन कुछ कुछ पढ़े थे क्या पहले क्लास में?
टाइम स्केल का, हॉर्स का, और उसके बाद में एक और ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का बताई थी, मतलब लास्ट क्लास में था शायद, सेकंड वाले में ही था। तो मेन कौन सा एरा पढ़ना है हम लोगों को? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 यहाँ पे एराज हैं। पहला प्रोटेरोजोइक है, पैलियोजोइक है, मिजोजोइक है, और क्या रहेगा, सीनोजोइक है। ये 4 एरा हम लोग को देखना है। तो 4 एरा में स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुआ कब? मिलियन ईयर्स एगो। और किसी किसी के पास क्या भी एबिलिटी थी सेल्स में कि वो क्या कर सके, O2 को रिलीज कर सके। जैसे लाइट रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन याद है क्या होता है? प्लांट फिजियोलॉजी गायब है या ह्यूमन फिजियोलॉजी गायब है? तुम लोग में से भी किसी को याद नहीं है प्लांट फिजियोलॉजी, लाइट रिएक्शंस? 11th का ही बोल रही हूँ मैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में था वो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर बन रहे थे कौन से एरा में? प्रोटेरोजोइक एरा में। ये याद रखना है कि किस एरा में क्या हो रहा था करके। उसके बाद इसमें भी 6 पीरियड्स थे, इसको थोड़ा आराम से देखना, इतना ज्यादा ब्रीफ में मत जाना इसके। ठीक है, तो पहले बता दे रही हूँ। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन था, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और एक पर्मियन था। ठीक है, तो इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है इसकी, मैं पहले से बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पढ़ने का तुम लोग का कार्बोनिफेरस है और पर्मियन एरा का रहेगा, कुछ कुछ ह्यूमन में रहेगा, इसीलिए इसको पढ़ना रहेगा। तो कब कब था? जैसे 360 मिलियन ईयर्स एगो और 285 मिलियन ईयर्स एगो था, इसीलिए। हाँ, तो अब नेक्स्ट कौन सा देखते हैं हम लोग? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक एरा में क्या था? इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन यहीं पर सबसे पहले हुआ था। फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स का अपीयरेंस भी कौन से एरा में हुआ था? पैलियोजोइक एरा में हुआ था। इसको पास कर दो। पहला वाला कौन सा एरा था? प्रोटेरोजोइक एरा था। उसके बाद सेकंड क्या है? पैलियोजोइक है। पैलियोजोइक में इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन, प्रोटेरोजोइक में सेल्स का फॉर्मेशन था। प्लांट्स इसमें है। हाँ, पैलियोजोइक में और क्या था? इसमें आर्थ्रोपोड्स भी इन्वेट किए थे लैंड में, और जॉलेस फिशेस का भी क्या हुआ था? इवोल्यूशन हुआ था यहाँ पर। ऑक्टोपस नहीं है। उसके बाद इसमें और देखना, जैसे कि क्या था, लोब फिन्स भी थे, जो कि स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन बोल रहे हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर ऐसे स्टाउट रहेगा, और फिन मतलब इनका फिन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि मूव कर पाएगा लैंड में भी और वापस बैक टू वाटर भी जा पाएगा। क्रोकोडाइल नहीं, फिशेस का ही था उस टाइम, इवोल्यूशन हो रहा था ना धीरे धीरे, तो उस टाइम पे ये सब था। तो पैलेजोइक एरा में यही था। तो ये सबसे पहले इवॉल्व हुए थे किसमें? फर्स्ट एम्फीबियंस में यही इवॉल्व हुए थे। तो एंसेस्टर्स थे किसके? ये फ्रॉक्स और सैलमेंडर के एंसेस्टर्स थे। ठीक है, लो फिन। क्या हुआ? इसलिए ना अभी ना इसको स्टोरी जैसा एकदम समझते जाओ और करते जाओ, एक एक करके क्या क्या हुआ था करके। बाद में ना इतना ब्रीफ में जाने के, क्योंकि ना ये पूरा जो दिया हुआ है ना वो उसी का बताया गया है। कैसे हुआ ये तो जानना जरूरी है ना। चलो ठीक है, पैलेजोइक एरा का। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या क्या चीजें हुई थी, ये लो फिन का ही अच्छे से बताया है। जैसे कि ये 325 मिलियन ईयर ओल्ड लो फिन है, सिलेसन, जो कि अभी भी वेरी मच अलाइव है साउथ अफ्रीका में, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया था समझ रहे थे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। लो फिन का ही स्ट्रक्चर पूरा वो बता रहा है इसमें, छोड़ो। इसका नाम याद रखना लेकिन ना, सिलेसेंट फिश का। 1938 में लो फिन जो था वो सिलेसेंट फिश था, वो याद रखना इसमें। जैसे ये लो फिन हो गया।
लो फिन्ड है, वहां से अर्ली एम्फिबियन बने थे, उसके बाद इसके आगे जाके फ्रॉक्स और सैलमेंडर का, तो इसके जो एंसेस्टर्स थे वो लो फिन्ड है। ये रेप्टाइल जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि एक रेप्टाइल एम्फिबियन है, वो लिम्बलेस एम्फिबियन जो रहता है वो है। सैलमेंडर का नहीं है वो, इसमें हाँ सैलमेंडर में, इक्थियोपिस में नहीं है, सॉरी इक्थियोपिस में नहीं है, सैलमेंडर में है, इक्थियोपिस में नहीं है। हाँ, अब पैलेजोइक एरा में और क्या था, सी वीड्स और कुछ प्लांट्स का भी एग्जिस्टेंस हुआ था, जैसे कि और क्या क्या था, एम्फिबियंस भी इवॉल्व हुए थे, किसमें, रेप्टाइल्स में। उसके बाद ये क्या ले कर रहे थे उस टाइम पे, हाँ जो कि ड्राई नहीं हो पा रहा था सन में उस टाइम पे। उसके बाद फिर जायंट फॉर्म्स यानी कि टेरिडोफाइट्स भी प्रेजेंट थे, जो कि क्या बना, मतलब नॉर्मल, उसके बाद कोल डिपॉजिट जो है उसका फॉर्मेशन कर रहे थे वो। डायनासोर है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कौन से एरा में, मीसोजोइक एरा में। उसके बाद डायनासोर वाला एरा आएगा, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तुम लोग सब मूवी देख लियो, ठीक है। तो कुछ जैसे कि हाँ, ये इक्थियोसॉर्स जो थे, इक्थियोसॉर्स और भी याद है, कहीं पढ़े थे? तुम लोग नहीं पढ़े हो लगता है। हाँ तुम लोग पढ़े हो इक्थियोसॉर्स, याद करो। अरे फिशेस और एम्फिबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक था जो, एम्फिबियंस के बीच का। हाँ, तो कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो थे वो वाटर में जा रहे थे, और फिश लाइक रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन, मतलब वो बन रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, तो इक्थियोसॉर्स रहेगा वो। उसके बाद और क्या क्या था, वही सेम इक्थियोसॉर्स का। फिर लैंड रेप्टाइल्स में कौन था, डायनासोर्स का नाम तुम लोग, उसका नाम तो जानते होगे अगर देख चुके हो तो, ठीक है। सबका वो बता रहा है बस, कैसे कैसे स्ट्रक्चर के थे इन लोग करके, ठीक है। देख लिए सबको, तीनों का नाम देख लिए क्या, ये वाला भी याद रखना, और वो टायरानोसोरस रेक्स का भी, दोनों का याद रखना। हाँ, तो ये सबसे वही लार्जेस्ट डायनासोर, यानी कि 20 फीट इन हाइट, ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ था इसका, और टूथ बर्ड्स जो थे इसके एमर्ज हुए थे उस टाइम पे। तो ये डायनासोर का, रेक्स का याद रखना, रेक्स का तो मूवी में भी बताया है। फिर उसके बाद दो पीरियड्स थे इसके सीनोजोइक में, कौन से, टर्शरी और क्या था, क्वाटरनरी। ये सीनोजोइक है, वो कौन सा था, मीजोजोइक था उससे पहले। ये एज ऑफ मैमल्स और क्या था, एंजियोस्पर्म्स का था। दो पीरियड से टर्शरी और क्या था, क्वाटरनरी था। तो डायनासोर सडनली क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, जो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको क्या किया था, किल किया था। तो कुछ बोल रहे थे कि वो जो डायनासोर्स है वो किस में इवॉल्व हो गए हैं, बर्ड्स में, कुछ लोगों का कहना था ये। तो फर्स्ट मैमल्स जो थे एकदम श्रिव लाइक थे, मतलब ये ऐसे दिखने वाले बड़े बड़े एकदम डायनासोर के शेप वाले, एकदम श्रिव लाइक स्ट्रक्चर के थे, और लेकिन उनकी फॉसिल्स जो थी वो स्मॉल साइज की थी, ये बता रहा था लोगों का कहना। ठीक है, सीनोजोइक एरा का ये क्या रहेगा, साउथ अमेरिका में कुछ मैमल्स थे, उससे क्या होने वाला है, हाँ यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो कि मैमल्स जो है वो क्या कर रहे थे, हॉर्स को रिजेंबल कर रहे थे, हिपोपोटामस, बियर और किसको, रैबिट को। उसके बाद नेक्स्ट अचानक से ड्रिफ्ट हुआ कॉन्टिनेंट का, तो साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया किसको, नॉर्थ अमेरिका को, और ये सारे जो हैं वो क्या हो जा रही थी, ये समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है करके। नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है, ये साउथ अमेरिका का पोर्शन है, तो साउथ अमेरिका यहाँ पर ज्वाइन करने लग गया किसको, नॉर्थ अमेरिका को। किसकी वजह से, ड्रिफ्ट की वजह से, ड्रिफ्ट मतलब प्लेट्स जो, हाँ जो प्लेट्स का था वो मूव होने लग गए थे, तो इसकी वजह से कॉन्टिनेंट शिफ्ट होने लग रहा था, तो ये दोनों हो रहे थे तब।
इसके बाद जैसे ये हो रहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, जो ऑस्ट्रेलियन जितने भी मार्सोपियस थे ये क्या कर रहे थे, सरवाइव किए थे, क्योंकि कंपटीशन नहीं था उनका किसी भी मैमल्स के साथ। तो वहां पे साउथ अफ्रीका मतलब मेन इसका याद रखना, ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियस का। ये है एनसीईआरटी में देखे हो इवोल्यूशन का, स्टार्टिंग से ये पैलेजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और क्या रहेगा, सीनोजोइक एरा का है ये। और इसमें पीरियड इसके बाद बताया कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्या था, क्वाटरनरी। तो वही चीज बताया है। तुम लोग का डिस्कशन हो गया? ये सारे इसके पीरियड्स हैं इसके, ये एरा है, एरा के अंदर पीरियड्स डिवाइड होते हैं तो उसमें रहेगा। नहीं देखो इसमें जैसे कि ये सारी चीजें हैं, देखो मेसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, मैं ये पहले बता चुकी हूँ ना, तो ये सब। तो इसमें क्या क्या इवोल्यूशन हुआ था वो बता रहा था कि धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे एंजियोस्पर्म या मोनोकॉट्स का क्वाटरनरी में हुआ था। उसके पहले ये सारे फर्न्स, कोनिफर्स, साइकेड्स, ये सब धीरे धीरे आए थे, इवोल्यूशन हुए थे। यहाँ पर जैसे कि क्या था, कार्बोनिफेरस से क्वाटरनरी का देख रहे हैं, तो कार्बोनिफेरस में यहाँ पर सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद सौरोप्सिड्स है, साइनेप्सिड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सटिंक्ट के नाम है ना वो सब याद रखना, जैसे यहाँ पे पेलिकोसॉर है, थेकोडोंट है और थेरापेट्स जो है, इन लोग को याद रखना कि क्या क्या एक्सटिंक्ट हुए। फिर डायनासोर्स भी टर्शरी में क्या होगा, एक्सटिंक्ट होगा। उसके बाद लास्ट में जो है अभी क्वाटरनरी के ऊपर वाले सब टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक, ये सब हैं। तो ये पूरा इवोल्यूशन इन लोगों का। चलो ठीक है, मेरे को क्या ये दिख रहा है ये दिख रहा है। चलो एक बार पहले इसको रिवाइज करो क्या क्या है। एरा, ऑब्जेक्टिव, हाँ क्या गल, हाँ इसके बाद टेस्ट लूंगी तुम लोग का। कौन से एरा है? याद करो अभी। प्रोटेरोजोइक, तुमको भी याद करना है। वो भी तो 11th में है, वो भी भाषा सीख ही रहा है अभी। हाँ नहीं करेगा वो, काफी सारा हो गया उसका। प्रोटेरोजोइक में क्या क्या है? ठीक है, उसके बाद पैलेजोइक में मेन इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, लैंड ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स अपीयर हुए थे। उसके बाद इसमें किसका पढ़े थे, जॉलेस फिश यानी कि उसके फिशेस इवॉल्व हुए थे। और किसके बारे में पढ़े, लोब फिन के बारे में पढ़े। लोब फिन क्या है, वो इक्थियोसॉर्स का बता रहे फिर से। यहाँ पर ये इवॉल्व हुआ था सबसे पहले किसमें, एम्फीबियंस में, यही बता रहा है इसमें। ये लैंड में जाता था, वापस किस में आ जाता था, पानी में आ जाता था। तो ठीक है, दोनों में सरवाइव कर पा रहा था, तो इसीलिए एम्फीबियंस का इवॉल्व हुआ था ये है। तो अगर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स और सैलमेंडर रहेगा तो वो कौन सा रहेगा? किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है? चलो बताओ, मतलब ये बोल रही हूँ कि क्वेश्चन जैसे कि एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स और सैलमेंडर है तो कौन सा है?
मैं पूछी एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलेमेंडर, क्या है एंसेस्टर? लोफिन्स। आधा बात मोबाइल कवर में है। हाँ, और इसका भी लोफिन, एक और फिश, उसका नाम क्या है? सिलेसेंथ। सिलेसेंथ, उसको ना बुक में कहीं साइड में लिख लो लोफिन के बारे में, और सिलेसेंथ। लोफिन, लेकिन ये 1938 में इसका नाम जो था, ये साउथ अफ्रीका में कॉट हुआ था, ये याद रखना है इसका। सिलेंट्रेटा पढ़े हो ना, तो सिलेसेंथ है ना वो। लेकिन एग्जाम में तो लिखोगे ना, सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव चल। चलो ठीक है भाई, तुम लोग देखो अपना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा एरा था? हाँ ठीक है, मीजोजोइक कह रहा था, उसमें 3 पीरियड्स थे, कौन से? और ईयर भी देख लेना इसका। इक्थियोसॉर्स के बाद का, इसमें ये सबसे लार्जेस्ट, सबके नाम अलग अलग। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट डायनासोर ये याद रखना कौन सा था? उसके बाद सिनोजोइक एरा में ये एज था किसका? मैमल्स और एंजियोस्पर्म्स का। तो वो टर्शियरी और क्या था? क्वाटरनरी था। तो लाइन से ना इवोल्यूशन वाला जो डायग्राम है ना, उसमें एरा याद करो तुम लोग पहले। बुक रखे हो तो बुक में देखो और एरा याद करो। सबसे पहले कौन सा था? यहाँ पर जितना भी है वो याद करो। पैलेजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक था। पैलेजोइक में सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर इसमें क्या था? ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और इसमें क्वाटरनरी और टर्शियरी जो है, वही मैं बोल रही हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया है वो याद करो तीनों को करके। प्रोटेरोजोइक में क्योंकि उसमें डिवाइड नहीं किया ना पीरियड में, बस सिर्फ और सिर्फ उसका सेल्स का फॉर्मेशन का बताया हुआ है उसमें। सिल्यूरियन ही है। हो गया। तुम लोग को याद करने बोले कि कहाँ से जाने का यहाँ चल रहा है? इसका डिस्कशन छोड़ के याद करने बोलियो, वो करो। क्या पहला मतलब? पैलेजोइक का यानी कि सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस वाला। क्यों? बताओ तुम लोग एरा दोनों। पैलियोजोइक, हाँ पैलियोजोइक है। पैलियोजोइक में क्या क्या है? नीचे से देखो, नीचे से आना, ये बता रही हूँ मैं।
इसके बाद नेक्स्ट मेसोजोइक का ट्राइएसिक, उसका सबको याद रहेगा, वो इजी है, क्वाटरनरी। और तुम दोनों को हो गया? नहीं, इस बार आयुष्मान ही बताएगा। हमेशा नाम भूलना नहीं होता, धीरे धीरे याद हो जाता है। क्या हो जाएगा? आधा घंटा टाइम है। हाँ तो काफी है, उतना हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। नहीं, तुम लोग को पहले ये कंप्लीट कर, तुम दोनों का हो गया, बाकी बच्चे हैं। बताओ, कॉपी बुक बंद करो सब। एरा बताओ, पहले एरा बताओ। एरा सिर्फ पूछी मैं। तुम बताओ पहले जोइक का, मेसोजोइक का। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तुमको जैसे याद रखना है तुम वैसे याद रखो। हाँ बताओ, तीनों एरा पहले। क्योंकि ना उसमें डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं है ज्यादातर तुम्हारे थ्योरी पार्ट में इसके बारे में, तो डायग्राम से क्वेश्चन आएगा ना तो समझ लेना करके बोल रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बोल रही हूँ। एक्सटिंक्ट वाले जो है साइड में, वो लोग के नाम याद रखने हैं। हाँ, एरा भी याद रखना है और पीरियड भी याद रखना है उसका, कितने मिलियन ईयर्स एगो पहले थे, ये है। वैसे क्वेश्चन भी आते हैं थ्योरी में, वैसा ज्यादा नहीं है इसका, मतलब एकदम ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एरा के क्वेश्चंस अगर आए तो। लेकिन इवोल्यूशन में ना होमोलोगस एनालॉगस का ज्यादा क्वेश्चन इसमें, मतलब सब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा ज्यादातर। और तुम्हारा लास्ट का ये ह्यूमन वाला जितना है उनका इवोल्यूशन है वो रहेगा, और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वाला। ट्वेंटी या 25 में कंफर्म नहीं, 20 या 25 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। दोनों का कल 11 भी है और 12 भी, दोनों है। हाँ मत, मंडे को। हाँ जहाँ तक तो है, बाकी क्लास का मेरे को बाकी क्लासेस का कोई आइडिया नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ, पूछ लेना एक बार। हो गया, ये कर लेते, कंप्लीट कर लेते हैं, चलो। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्या है, मैन है। सबसे पहला कौन सा, ड्रायोपिथेकस, और क्या है, रामापिथेकस है। 15 मिलियन ईयर्स एगो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हेयर्स थे बहुत ज्यादा, और गोरिल्लास और चिंपैंजी की तरह वर्क कर रहे थे। जो ड्रायोपिथेकस था वो ज्यादा एप लाइक था, और रामापिथेकस जो था वो मैन लाइक ज्यादा था। ठीक है। हाँ, अब इसमें देखना कि ये क्या थे, मैन लाइक प्राइमेट से ईस्टर्न अफ्रीका में, और इनकी हाइट जो थी वो कितनी थी, 4 फीट, और ये अपराइट ही वर्क कर रहे थे। और तो ये मेनली बेस्ड है किसके ऊपर, जो मैन लाइक ये फॉसिल्स थे ना, यूथोपिया क्या बोलते हैं उसका, तंजानिया में जो मिला था, उसी के बेसिस पे बताया गया है उनके बारे में। नेक्स्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो ऑस्ट्रेलोपिथ क्या, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा रहा है बचपन से, तो मैं, मेरी कोई गॉड गिफ्टेड, वो मुझे नहीं पता। नहीं, वो जब मैं 12th में भी थी तब भी सेम कंडीशन ही था, बट तुरंत मतलब रीड जो है वो रीडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों का। क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो अरे तो वो मेरा है ना, बाकी लोग तो ट्राई करते हैं।
ये 2 मिलियन ईयर्स एगो, हाँ पहले वो लोग है क्या, हाँ पहले वो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहेगा। तो ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, और ये हंट करते थे उस टाइम पे स्टोन वेपन से, और ये फ्रूट्स इंटेक करते थे। उसके बाद कौन सा था, होमो हैबिलिस है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे ये। इनकी ब्रेन कैपेसिटी पढ़ना शुरू करते हैं 650 से 800 कैपेसिटी, और ये मीट इनटेक नहीं कर रहे थे, इनका भी 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले था। फ्रूट्स है, हंटेड विद स्टोन, कपड़े बने कब थे, फ्लैश के लिए। अरे तो लोग फ्रूट्स को भी नहीं कर सकते क्या, अरे वो समय में वेजिटेरियन लोग थे वो लोग। अच्छा ठीक है, पत्थर का अरे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। हाँ फिर होमो हैबिलिस का था। उसके बाद नेक्स्ट है होमो इरेक्टस का, यहाँ से मीट, हाँ तो 900 सीसी इसका, और 1.5 मिलियन ईयर्स एगो था इसका। होमो इरेक्टस है, हाँ नहीं वो इवोल्यूशन हो गया ना उनका, उनको खाने के लिए। चलो यहाँ से देख लो, हो गया बस उतना ही। निएंडरथल मैन जितने भी थे, तो निएंडरथल मैन का ये देख लेना कि 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो है, चुप हो जाओ, 1400 सीसी ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। और ये हाइट्स को यूज करते थे क्या करने के लिए, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनकी डेड बॉडी को उस टाइम पे बरी किया जाता था। हाँ होमो सैपियंस यानी कि मॉडर्न मैन का, तो 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो, आइस एज जिसको बोल रहे हैं। और कुछ सारे कमेंट्री बाद में। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ था अबाउट कब, 18,000 ईयर्स एगो, और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए थे कब, हाँ तभी से स्टार्ट हुआ था, इन लोग का दिमाग तभी बड़ा था ना। तो स्टार्टिंग सीक्वेंस पढ़ो, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथैलेंसिस, और ये होमो सैपियंस। इसको ना निएंडरथल मैन डायरेक्ट पढ़ लेना, इसको ये रहेगा, और उसके बाद होमो सैपियंस रहेगा। निएंडरथल मैन लिखोगे तो भी चलेगा इसको। याद करो सीक्वेंस को, देखो होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी, होमो इरेक्टस का ब्रेन वो निएंडरथल का था। याद हो गया सबको, हो गया, याद हो गया। वहाँ वापस नजर वहां, एक एक करके बताना, रुको। ब्रेन कैपेसिटी तीनों का देखो जो भी दिखा है एनसीईआरटी में, 650 to 800। हाँ इसका 650 to 800 था ना, और इसका 1400 है। इरेक्टस का कितना था, हाँ वही 900 है इसका। हाँ इसका 650 से 800 है होमो हैबिलिस का, इरेक्टस का 900 है, और निएंडरथल का 1400 था। क्या हुआ, तुम वापस वहीं चले जाओ उसी जगह पे।
इतना अलग से निकला हुआ रहेगा वहां पे जॉ लाइन तुम्हारा। वेपन्स एक्चुअली स्टोन एज आ रहा था तो इन लोग वेपन्स यूज करना शुरू कर रहे थे उस टाइम पे। गर्मी चाहिए था, गर्मी गर्मी। याद हो गया सबको। ऑस्ट्रेलिया जानते हो ना, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो। निएंडरथालेंसिस। कैपेसिटी होमो हैबिलिस का, निएंडरथल का, निएंडरथल का। दो मिनट और याद करो, फिर मैं हटा के पूछूंगी। नहीं, निएंडरथल मैन बोलो ना। निएंडरथल मैन, निएंडरथल लेंसेस सही है ना। निएंडरथल इम्पोर्टेंट है। निएंडरथल मैन बोल सकते हो ना, बोली तुम।